Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, dear students, this is a functional English class. And today we are to start with the second chapter, that's the verb phrase. इसमें वो जो हमारी सिमिलीज चल रही थी वो आई थिंक ख़त्म हो गई होंगी, अगर नहीं हुई तो उनको कर लें। फिर आगे इडियम्स हैं, वो इडियम्स का आप पेज वहाँ से देख सकते हैं अपनी बुक से, जहाँ पे इडियम्स होंगे वहाँ से एक एक पेज आपने स्टार्ट कर देना है। कुछ मैं उसमें आपको टिक करवा दूंगा। अभी बहरहाल मेरा ख्याल है कि सिमिलीज में भी कुछ बाकी हों। ये कोई स्टूडेंट बताएगा कि सिमिलीज कंप्लीट हो गई या अभी बाकी है कुछ? प्लीज रेज योर हैंड। ये असलान की तो ये एग्जाम्प्ट है। यस तनवीर। यस यस सर। सर आज हो जाने खत्म, आखिरी 18 रहती हैं, वो आज कर लेनी। वेरी गुड, बस आज कर लें तो नेक्स्ट टाइम फिर ना ये अब मतलब 18 करके नेक्स्ट टाइम जो होगा, आज 18 अंदर ऐड होंगी तो फिर होनी है। आज 16 जी सर, आज ऐड करनी। अच्छा नहीं सर जी ठीक है आज आखिरी 18 रह गई हैं। ठीक है, उनको कर लें, फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपने फिर क्या काम करना है। ठीक है सर। ओके देन। द वर्ब फ्रेज, ये बात पहले भी हुई थी कि वर्ब की बजाय वर्ब फ्रेज की टर्म ज़्यादा कॉमन है। तो इसलिए कि वर्ब इन आइसोलेशन अकेला एक वर्ड कम यूज़ होता है, वर्ड ज़्यादा यूज़ होते हैं। किस तरह से कि जैसे हम टेंसेस वगैरह में देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है साथ। तो ज़्यादातर हमारे सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब के साथ ही बनते हैं। इस वजह से वर्ब फ्रेज के वर्ब और वर्ब के साथ एक हेल्पिंग वर्ब जिसे ऑक्सिलरी वर्ब ग्रामेटिकली हम नाम देते हैं, इस वजह से द वर्ब फ्रेज ये एक टर्म ज़्यादा कॉमन है। अब देखिए कि इसमें क्या कुछ है। देयर इज अ लॉट टू नो अबाउट वर्ब्स। This section will explain some areas of the use of verbs and introduce others, which will then be expanded on in later sections. ये बाद में इसकी बात हो जाएगी। अभी ये देखिए कि what is a verb? A verb is a word that describes activities, processes, states of being and states of mind. वर्ब जो है ये इस तरह की चीजें आपको शो करेगा, जिसमें फर्स्ट लिखा हुआ एक्टिविटीज। ये वो एक्शंस हैं जो विजिबल होते हैं। विजिबल एक्शन से ये मुराद है, लाइक आप स्टडी कर रहे हैं तो कोई भी देख के ये कह सकता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। ये सब विजुअल एक्शंस हैं, ये फिजिकल एक्शंस हैं, इनको एक्टिविटीज कहा जाता है। अब ये ईट, ड्रिंक, राइट और स्पीक, ये सब एक्टिविटीज, ये विजिबल एक्शंस हैं, इनको हम फिजिकल एक्शंस कहते हैं। फिर आ जाते हैं प्रोसेसेस। प्रोसेस वो है कि जिसमें हम समझते हैं कि आपकी जो स्टेट ऑफ बीइंग है वो चेंज हो जाती है। वो एक प्रोसेस के तौर पे हम वर्ब वहां पे यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि माय कजन बिकेम एन ऑफिसर। अब बिकम जो वर्ब है ये एक प्रोसेस है कि वो चेंज हुआ, उसकी स्टेट चेंज हुई है। बिकम इसमें हम यूज कर सकते हैं, इस तरह से गेट यूज कर सकते हैं। गेट ये सारा जो है ना, ये बनने की सेंस में हमने यूज करना है। हो जाना जिसे हम कहते हैं, हो जाना यानी पहले नहीं था, चेंज होके। जैसे आप कहते हैं कि मैं गुस्से में आ गया, आई गॉट एंग्री। इसका मतलब पहले नहीं था, ये प्रोसेस है जो चेंज हुआ, आपकी स्टेट चेंज हुई, आपकी बीइंग चेंज हुई है, वो प्रोसेस। फिर है स्टेट्स ऑफ बीइंग, ये बी वर्ब है, ये इज, एम, आर, वाज वर्ब वगैरह, ये स्टेट ऑफ बीइंग शो करेंगे। फिर है स्टेट्स ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड, अब इसको हम एक्टिविटीज के साथ अगर कंपेयर करें तो एक्टिविटीज में मैंने कहा तो वो है फिजिकल एक्शंस। यहां पे आ जाते हैं मेंटल एक्शंस। अब मेंटल एक्शंस क्या है? जैसे आप कहते हैं कि आई हैव डिसाइडेड। अब आपने जो डिसाइड किया इसको कोई देख नहीं सकता,
डिसाइड करना। आई थिंक ये एक स्टेट ऑफ माइंड को शो करता है, आपका फिजिकल एक्शन कोई नहीं, ये इनविजिबल एक्शंस हैं सारे। Then a verb can be a single word or a group of associated words, verb phrase। अब एक वर्ब जो है वो एक सिंगल वर्ड को भी आप कह सकते हैं और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें कोई और उससे मिलते जुलते वर्ड्स यूज हो जाए, वो वर्ब फ्रेज के तौर पे यूज हो जाते हैं। हाउ? एक है गो, एक है इज गोइंग। अब इज गोइंग बेसिकली बात तो वही एक वर्ब की हो रही है कि वर्ब कौन सा आप यूज कर रहे हैं। आप कहते हैं कि इज गोइंग है, जिससे पता चलता है कि हम कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये वर्ब सिंगल वर्ड भी हो सकता है जैसे गो, और इज गोइंग हो तो फिर भी वो वर्ब ही है। इज गोइंग वर्ब फ्रेज बन जाएगी, गो एक सिंगल वर्ड हो जाएगा। Verbs are classified according to how they are used in a clause as either। अब किसी भी क्लोज में जब इसको यूज करते हैं उससे पता चल जाता है कि इनकी क्लासिफिकेशन क्या बनेगी। अब क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है? एक है मेन वर्ब और दूसरी है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब जैसे यही है गो, कम, सी, ईट, ये सारे हम यूज कर रहे हैं। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब्स जिस तरह से इनके साथ अगर हम ऐड करेंगे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, इस तरह के वर्ड्स यूज करें तो ये इसका मतलब कि मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स, इस तरह से हम वर्ब्स को देखते हैं, यानी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कुछ मेन वर्ब्स हैं। Then simple and compound verbs। A simple verb consists of a single word। सिंगल वर्ड वाला जो वर्ब है उसे हम सिंपल वर्ब कहते हैं। A compound verb is made by combining an auxiliary verb and a main verb। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो तो उसको हम कंपाउंड वर्ब कह देते हैं। Then main and auxiliary verbs। अब अभी चूंकि जो बात हुई थी पीछे कि या मेन वर्ब्स हैं या ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स क्या है? अ मेन वर्ब इज समटाइम्स कॉल्ड अ डूइंग वर्ब। ये सिर्फ डूइंग तक इसको रिस्ट्रिक्ट किया नहीं जा सकता, क्योंकि इससे तो ये लगेगा जैसे ये सिर्फ एक्शंस शो करते हैं मेन वर्ब्स। हालांकि मेन वर्ब्स डूइंग भी शो करते हैं, बीइंग भी शो करते हैं और पोजेशन भी शो कर जाते हैं। वो ठीक है कि उसे हम डूइंग में ही डाल देते हैं क्योंकि वो इनविजिबल एक्ट होता है। जैसे आई हैव अ पेन, अब हैव के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऐसी है जैसे हमने एक ट्रांसिटिव वर्ब यूज किया लेकिन एक्शन नजर नहीं आता, ये मेंटल स्टेट है आई हैव अ पेन। एनीवे, तो डूइंग सिर्फ एक एक्शन की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ बीइंग भी इसके साथ होनी चाहिए थी। एनीवे, तो मेन वर्ब को इसने कहा कि हम डूइंग वर्ड भी कह देते हैं क्योंकि मोस्टली हम एक्शंस की बात ही करते हैं इनमें। मोस्ट वर्ब्स आर मेन वर्ब्स and they are used to indicate actions or steps। और मेन वर्ब्स ज्यादा है। हेल्पिंग वर्ब्स तो आपके सामने है, वही है जो शुरू से आप यूज करते आ रहे हैं, उनमें कोई एडिशन नहीं होता। लेकिन मेन वर्ब्स जो है इनको हम कहते हैं ये ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स में होते हैं। ओपन क्लास, हाउ दे कम, कि ये ओपन क्लास से है क्या, उसमें कैसे आ जाते हैं। ओपन क्लास से मुराद ये है कि जितने भी आगे कुछ इनोवेशंस हो रही हैं, कोई डिस्कवरीज हो रही हैं, कोई इन्वेंशंस हैं, ये जहाँ कोई नई चीज आती है कोई नया वर्ड भी आ जाता है। अब नए वर्ड्स आते हैं पर उसी के मुताबिक वर्ब्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब टेलीविजन पहले नहीं था, टेलीविजन आया तो साथ टेलीवाइज वर्ब भी बन गया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स वही है, इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, मे वगैरह जो हम यूज करते हैं वो वही के वही है। तो वर्ब्स, मेन वर्ब्स ये ज्यादा है एंड दे आर यूज्ड टू इंडिकेट एक्शंस और स्टेट्स। अभी देखिए इसने पीछे डूइंग कह के अब फिर साथ स्टेट्स लिख दिया, मैंने इसलिए कहा था इसे डूइंग के साथ बीइंग लिखना चाहिए था। एनीवे, मेन वर्ब्स कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वेज। मेन वर्ब्स की क्लासिफिकेशन, इनको किस किस तरह से हम देख सकते हैं, क्या क्या इनको लेबल्स लगा सकते हैं। एक इनटू वर्ब्स दैट रिफर टू स्टेट्स एंड वर्ब्स, ये वर्ब रिफर है, रेफर नहीं है। इनटू वर्ब्स दैट रिफर टू स्टेट्स एंड वर्ब्स दैट रिफर टू एक्शंस। अब एक तो ये है कि हम इनको इस तरह से क्लासिफाई करें मेन वर्ब्स को इनटू वर्ब्स दैट रिफर टू स्टेट्स एंड वर्ब्स दैट रिफर टू एक्शंस, यानी वही बीइंग और डूइंग। ये स्टेट्स जहां पे है वहां पे बीइंग और एक्शंस है तो डूइंग। एक तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं कि मेन वर्ब्स क्या क्या काम करते हैं। देन इनटू वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब्स, कुछ को हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, एंड दोज दैट आर नॉट, और जो ऑब्जेक्ट्स जिनको फॉलो नहीं करते उन्हें हम कह देते हैं कि ये इनट्रांसिटिव वर्ब्स हैं।
अब ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव का मीनिंग क्या है? ट्रांसिटिव जो है ये दो तरह से इसको मीनिंग आप समझ सकते हैं। एक तो इसका मीनिंग है पासिंग ओवर। पासिंग ओवर से ये मुराद है कि आपने कोई एक्शन जिसकी बात की वो आगे उस एक्शन को किसी और चीज की तरफ ट्रांसफर कर देता है, पास कर देता है, ताकि उसका मीनिंग क्लियर हो जाए। अब मीनिंग कैसे क्लियर होता है? व्हेन यू से आई ईट, आई एम ईटिंग, आई हैव ईटन, अब इन सब के बाद माइंड में क्वेश्चन आता है व्हाट। अब व्हाट का जो है आंसर वो ऑब्जेक्ट बनेगा। अब वर्ब की डिमांड ये है कि इस ईट के एक्शन को किसी चीज की तरफ पास किया जाए। ये पास होगा तो फिर मीनिंग समझ में आएगा। आई हैव रिटन, अब व्हाट फौरी तौर पे माइंड में आता है व्हाट, और व्हाट का आंसर ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांसिटिव वर्ब्स इन्हें हम कहते हैं ट्रांसिटिव मींस पासिंग ओवर। ये आगे कोई चीज होगी उस पर पास करके एक्शन को फिर मीनिंग को क्लियर करेगा। लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब्स एंड दोज दैट आर नॉट, इनको ऑब्जेक्ट्स फॉलो नहीं करते। अब यहाँ पे मीनिंग क्या है? नॉट पासिंग ओवर, ये पास नहीं करते, ये वहीं पे रोक लेते हैं उसको। और एक मीनिंग पासिंग ओवर की बजाय अफेक्टिंग का भी है, अफेक्टिंग। अब देखिए into verbs that are followed by an object, transitive verb, transitive means affecting। आपने कहा कि I have written what, किस चीज को अफेक्ट किया आपकी राइटिंग ने? वो आगे आपने a letter, an essay, a memo, जो कुछ भी लिखा वो ऑब्जेक्ट है और वो वर्ब होगा ट्रांसिटिव। दूसरी तरफ इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। उनमें क्या करते हैं हम? उनमें वो वर्ब को ही हम समझते हैं कि उसने एक्शन कंप्लीट कर दिया। लाइक आई स्माइल, आई शाउट, आई लाफ, आई स्लीप, आई वीप। अब ये क्या है कि इसके बाद व्हाट कोई क्वेश्चन माइंड में नहीं आता। देखिए ये कहना कि आई स्लीप, अब व्हाट तो नहीं हो सकता इसके बाद। आई स्लीप, आई एम, इसी तरह से आई एम लाफिंग, अब इसको व्हाट नहीं है, ये यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। Then into regular and irregular verbs according to how the forms of the verbs are constructed, या फिर verbs को, मेन verbs को हम इस तरह भी उन पे रेगुलर और इरेगुलर verbs का लेबल भी लगा देते हैं। ये लेबल कैसे लगता है? according to how the forms of the verbs are constructed, कि फॉर्म्स किस तरह हम इनकी बनाते हैं। जिस तरह से फॉर्म्स बनाएंगे आप, उससे हम डिटरमिन करेंगे कि वर्ब रेगुलर है या इरेगुलर है। जिस वर्ब के साथ आप डी या ईडी ऐड करके उनकी फॉर्म्स बनाते हैं, कौन सी? पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ये इन दो की बात है। ये अगर आप पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल डी और ईडी लगा के बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। और रेगुलर वर्ब को वीक वर्ब भी कहते हैं। वीक इसलिए कि इतना वीक है कि जिसका दिल चाहे डी ईडी लगाए फॉर्म चेंज करे। और फिर कुछ हैं इरेगुलर वर्ब्स, जहां डी ईडी ना लग सके, चाहे कुछ भी ना लगा हो उसके साथ, उन सबको हम इरेगुलर कहते हैं। लाइक एक तो ये है कि गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, ये इरेगुलर है। लेकिन एक है कट, 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 अब इसमें कुछ भी नहीं लगा, ये भी इरेगुलर है, यानी डी ईडी नहीं लगा तो ये इरेगुलर। और इरेगुलर को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं कि ये ऐसे वीक नहीं होते कि डी ईडी लगा के उसको चेंज कर दें। ये चेंज नहीं करने देते। देन ऑक्सिलरी वर्ब्स, दीज वर्ब्स आर कंबाइंड विद मेन वर्ब्स, यानी ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इन्होंने मेन वर्ब्स को हेल्प करना है इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब, ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? डिफरेंट टाइम्स और पीरियड्स ऑफ टाइम। एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है कि एक है टेंस, एक है एस्पेक्ट। ये टेंस और एस्पेक्ट को अगर आप समझें तो उस सूरत में ये जानना जरा इजी हो जाता है कि ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या काम कर रहे होते हैं वर्ब्स के साथ आके। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी बात पहले बता दूं। ये देखें एस्पेक्ट, यहीं से एस्पेक्ट को देख लें। एन एस्पेक्ट रिफर्स टू द टाइमिंग ऑफ द वर्ब। देखें बेसिकली तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये सारे टाइम ही हैं, लेकिन ये अभी हम बाद में इसको स्टडी करेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये देख लें हम कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये टाइम तो हैं,
लेकिन उस एक्शन को ये नहीं बताते उसका स्पेसिफिक टाइम, किस वक्त में, क्या एक वक्त में वो काम होता है या रूटीन में होता रहता है या इस वक्त हो रहा है या शुरू हुआ था फिर कंप्लीट हो गया। तो ये जो चीज है ये एस्पेक्ट में आ जाती है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की टर्म्स ये सारी चीजें नहीं बता सकती, लेकिन सिर्फ प्रेजेंट में तो आपने ये कह दिया कि आई स्टडी बिजनेस कम्युनिकेशन। अब ये प्रेजेंट तो ये बन गया, लेकिन जब आपने ये कहा कि आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, उससे ये लगता है कि इस वक्त की बात आप बता रहे हैं कि इस वक्त में आप क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। ये जो एक एस्पेक्ट है, तो ये एस्पेक्ट्स जो हैं ये हम जब भी इनके साथ हैं, एक तो है कि इंडेफिनिट का एस्पेक्ट, इंडेफिनिट का या सिंपल का जो बेसिक फॉर्म्स हैं टेंसेस की, पास्ट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, ये इंडेफिनिट भी इनको कहते हैं, सिंपल भी कहते हैं। ये एक एक एस्पेक्ट है। लेकिन इसके साथ जो है ना कि हम ये देखते हैं कि जहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब्स लगा के किसी चीज में कोई उसका ये बता रहे होते हैं कि काम इस वक्त हो रहा है या हो चुका है, ये हेल्पिंग वर्ब साथ लगेंगे तो फिर बात बनेगी। अब यहाँ पे देखें कि these verbs are, ये auxiliary verbs, these verbs are combined with main verbs in order to describe, क्या डिस्क्राइब करेंगे? फर्स्ट, डिफरेंट टाइम्स और पीरियड्स ऑफ टाइम। मैंने बताया कि अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि आई स्टडी बिजनेस कम्युनिकेशन, उसका ये मतलब नहीं कि इस वक्त कर रहे हैं आप। ये जो है कि वो टाइम उस एक्शन का, वो आपने क्या किया कि साथ एम लगा के जब कहा आई एम स्टडीइंग, उस सूरत में आपने बिजनेस कम्युनिकेशन निकाल दिया, फिर आप वहां पे इंग्लिश लगा रहे हैं। इस वजह से कि ये इस वक्त आपने बताना है कि टाइम चेंज करके बताना है, वरना वो भी जो प्रेजेंट में था कि आपकी रूटीन है कि आप करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन भी स्टडी करते हैं, लेकिन ये जो है ये इस वक्त का बताएगा। उसके बाद डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कंप्लीशन, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कंप्लीशन से ये मुराद है कि जो प्रोग्रेसिव टेंस होता है, कंटिन्यूस टेंस, इसको हम कहते हैं कि ये इनकम्प्लीट आपको एक्शन शो करता है। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कैसे कि जब परफेक्ट है वो तो बताता है कि एक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन ये जो कि इंग्लिश स्टडी कर रहा हूँ ये कंप्लीट नहीं हुआ एक्शन अभी, इसको इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। कंटिन्यूस, प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट, वो ये बता रहा होता है कि डिग्री कि अभी आपने कुछ काम कर लिया है, कुछ बाकी है। लेकिन प्रोग्रेसिव का मतलब यही है, मैं इंग्लिश स्टडी कर रहा हूँ, इसका मतलब कुछ कर ली है, कुछ बाकी है, तो ये इम्परफेक्ट टेंस भी इसको कहते हैं। फिर डिग्रीज ऑफ सर्टेनिटी और डाउट, ये जब आप ऑक्सिलरी वर्ब साथ लगाते हैं उनसे पता चलता है कि आप डाउट शो करते हैं या सर्टेनिटी शो करते हैं। अब डाउट कैसे, जैसे आप मे लगा देते, इट मे रेन टुडे, ये क्या है? डाउट है। सर्टेनिटी क्या है कि अली मस्ट लिसन टू इंग्लिश न्यूज। अब ये ऑब्लिगेशन के साथ एक सर्टेनिटी और यू मस्ट पे अटेंशन। अब इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि आप अटेंशन पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा, ये सर्टेनिटी। इंट्रोडक्शन टू टेंसेस। A verb is a word that describes activities, processes, states of being and states of mind. ये वही चीज है जो पीछे हमने स्टडी की थी। उसके बाद ये दो डेफिनेशंस हैं, एक टेंस की, a set of forms taken by a verb to indicate the time। अब इसमें जो वर्ब है, वर्ब में दो चीजें पाई जाती हैं। वर्ब टेंस भी इंडिकेट करता है और एस्पेक्ट भी इंडिकेट करता है। टेंस में तो वो ये बताता है कि प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, लेकिन एस्पेक्ट में आके प्रेजेंट के टाइम्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेगा, ये एस्पेक्ट्स होते हैं। एंड समटाइम्स द कंटिन्यूअंस ऑफ और कंप्लीटनेस ऑफ द एक्शन। एक्चुअली ये जो दो चीजें इसने ब्रैकेट में लिखी हैं ये एस्पेक्ट्स हैं, ये इसको यहाँ नहीं, ये नीचे ही लिखनी चाहिए थी। एस्पेक्ट क्या है? अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच एक्सप्रेसेस अ फीचर ऑफ द एक्शन रिलेटेड टू टाइम। अब ये जो ना कि यानी प्रेजेंट में किसी टाइम को बताएगा, वरना टाइम तो ऊपर टेंस में भी मौजूद था। टेंस जो वर्ड है ये बेसिकली टेम्पस वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का, टेम्पस। अब टेम्पस से वो चेंज होके ये टेंस बना है। अब वो टेंस का मीनिंग है टाइम। अब टाइम तो वो टेंस में भी बता ही रहा है, लेकिन एक ही प्रेजेंट के अंदर रहते हुए या एक पास्ट के अंदर रहते हुए या एक फ्यूचर के अंदर रहते हुए जो टाइम को ये एक दूसरे से डिस्टिंक्ट करेगा कि इस वक्त या इससे थोड़ा पहले। अब ये जो चीजें हैं टाइम को एक दूसरे से डिस्टिंक्ट करने वाली, ये है एस्पेक्ट्स, सच एज कंप्लीशन और ड्यूरेशन। कंप्लीट हो गया है या चल रहा है।
tenses are used to describe when the action or state occurs or occurred. Tense तो ये बताता है कि present है, ये past है, ये future है. Aspect is about whether actions or states are completed or continue. Aspect ये बताता है कि perfect हो गया है, complete हो गया है, या अभी जारी है. Perfect tenses show that an action is completed. Perfect tenses में action complete show किया जाता है, और progressive tenses show duration और continuity. इनमें कोई ड्यूरेशन के देखें, जब आप इस तरह से कहते हैं वो 5 मिनट से एक काम कर रहा है, अब उसमें आपने ड्यूरेशन भी शो कर दिया कि 5 मिनट से काम हो रहा है, या कंटिन्यूटी है कि वो इंग्लिश पढ़ रहा है, अभी चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ. The progressive aspect is also described as imperfect or continuous. इसको imperfect भी कहते हैं या continuous भी कहते हैं. Tenses without auxiliary verbs. याद रखें जो 12 टेंसेज हम बनाते हैं, अभी बात हुई कि टेंसेज तो 3 हैं, बाकी एस्पेक्ट्स हैं 9. इस तरह अगर हम देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ब के अंदर टेंस भी पाया जाता है, एस्पेक्ट भी पाया जाता है. तो टेंसेज तो 3 हैं, लेकिन एस्पेक्ट्स वो 9 बन जाते हैं, वो ऐड हो जाते हैं अंदर. अब ये देखना है कि एक जो आप सिर्फ वर्ब के साथ टेंसेज बनाते हैं वो कितने हैं. Out of those 12 tenses, only 2 are there that can be formed without any auxiliary verbs. Auxiliary verb के बगैर सिर्फ 2 ही tenses बनते हैं. वो क्या है? Simple present and simple past. यानी वो जो first tenses हैं दोनों का, जिसे present definite tense आप कहते हैं और past indefinite tense कहते हैं, इनमें हम कोई helping verb यूज नहीं करते. यानी ये कहा जाता है कि I study English, इसमें कोई helping verb नहीं है. Present simple tense. I studied English, ये past है, इसमें भी आपने studied यूज किया, कोई helping verb यूज नहीं किया. Other tenses are formed using auxiliary verbs. For example, be, have और will. ये कुछ examples ये कि ये कुछ helping verbs इस तरह के यूज करके फिर आप बाकी tenses बनाते हैं. वरना ये जो 2 tenses हैं, सिर्फ इनमें verb की simple form यूज होती है, बाकी सब में compound forms यूज होंगी, यानी helping verb plus main verb. अब देखते हैं more about tenses, tense and aspect. All verbs have both tenses and aspects. अभी मैंने आपको बताया कि हर verb के अंदर एक tense पाया जाता है, एक aspect भी पाया जाता है. Because there are 3 verb tenses and 4 verb aspects. अब 3 verb में tenses पाए जाते हैं, 4 उसके अंदर aspects पाए जाते हैं. There are 12 possible combinations of tense and aspect. टेंस और एस्पेक्ट को इकट्ठा करके जो हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं वो 12 हो जाते हैं, जिन्हें हम 12 टेंसेस कहते हैं. उसके बाद है वर्ब टेंसेस. अब वर्ब टेंस इसको क्यों कहा जाता है कि टेंस एक्चुअली बनता ही वर्ब के साथ है, और कोई चीज टेंस नहीं बना सकती, ये वर्ब ही बनाएगा. सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, कॉम्प्लीमेंट में, किसी और पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्वालिटी नहीं पाई जाती, ये सिर्फ वर्ब बनाता है. इस वजह से टेंसेस को वर्ब टेंसेस भी कहा जाता है. The verb contains the action or being of the sentence. Verb में action होगा या being होगी. Without verbs, we cannot talk about eating, playing, writing, reading, being, etc. Verbs नहीं है तो हम ना अपना ये खाना, पीना, खेलना, लिखना, हम कुछ भी नहीं बता सकते. Then, verb tenses. A verb tense. That's a mistake that the tense has been written here. A verb tense contains the time of the action. Verb tense हम उसमें कहते हैं जब हम time की बात करते हैं. Without verb tenses, we cannot talk about when we did the things. अब हम ये नहीं बता सकते कि ऊपर हमने verb में कहा कि verb में तो हम ये बताते हैं eating, playing, writing, ये सारे verbs हैं जो actions या being आपकी आगे show कर देते हैं. लेकिन जब तक आप उसमें ये देखें, a verb tense contains the time of the action. वो हुआ किस वक्त है. अगर वो टाइम साथ ना बताया जाए तो क्या होगा? We cannot talk about when we did the things, कि कब की. जैसे how can we talk about yesterday or future? कल की बात करनी हो तो ये verb नहीं बताना है, फ्यूचर की करनी हो तो verb नहीं बताना है. We need verb tenses to talk about time. तो टाइम की बात करने के लिए हमें verb tenses की जरूरत होती है. फिर है aspects. An aspect refers to the timing of the verb. ठीक है, एक तो बेसिक टाइम है, वो जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. टाइमिंग ये है कि एक्शन एक्चुअली किस वक्त में होता है. अब उसके लिए मुख्तलिफ चीजें हैं.
किस तरह की? It tells whether the action occurs in a single block of time, single block of time, जिसे हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस कह देते हैं, ये सिंगल ब्लॉक वाला है कि एक ही मौके पे एक काम हुआ बस, या होता है, या फिर कंटिन्यूसली, या होता रहता है और रिपेटिटिवली, या फिर रिपीट होता रहता है. All verbs have both tense and aspect. There are 4 aspects. अब वो aspects कौन कौन से हैं? सिंपल या इंडेफिनिट का है, फिर प्रोग्रेसिव का है, फिर परफेक्ट, और फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव. ये 4 हैं. इनकी एग्जांपल्स देखते हैं आगे. फर्स्ट, सिंपल और indefinite. The simple aspect is used to express a single action. सिंगल एक्शन के लिए भी यूज करते हैं इसको कि एक ही वक्त में एक एक्शन किया बस, वो सिंपल एस्पेक्ट या इनडेफिनिट एस्पेक्ट होगा. या फिर अ रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन जो डिफरेंट टाइम्स पे आप करते रहते हैं. या फिर अ परमानेंट स्टेट. देखें जैसे सिंगल एक्शन में क्या है कि मरियम रोट एन एसे. अब एक सिंगल एक्शन है, उसका पास्ट का आपने बता दिया. ये एक पास्ट में आपने सिंपल एस्पेक्ट बताया, पास्ट का टेंस भी है और उसमें पास्ट के एक वक्त में एक काम हुआ है, एक ही एक्शन, उस सूरत में ये सिंपल एस्पेक्ट आपने यूज किया. और दूसरा है परमानेंट स्टेट्स को भी शो करता है. अली इज अ फेमस डॉक्टर, जो परमानेंट स्टेट है चल रही है, वो भी आपने बीइंग जो उसकी बताई, इज के साथ आपने वही सिंपल एस्पेक्ट की बात की यहाँ पे. फिर एक है रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन. आई प्ले क्रिकेट डेली. अब डेली आप क्रिकेट खेलते हो तो ये रिपीटेड एक्शन भी है और हैबिचुअल भी है. तो इस तरह से ये 3 चीजें आप बताते हैं सिंपल एस्पेक्ट के साथ. देन प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट. द प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट कंटिन्यूअस एक्शंस जो चल रहे होते हैं, वो चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो. यहाँ पे एग्जांपल आपको दी है प्रेजेंट की, आई एम स्टडीइंग इंग्लिश. इसी तरह से पास्ट में आप कहते हैं आई वाज स्टडीइंग इंग्लिश व्हेन. आप सिर्फ किसी फ्रेंड को ये कहते हैं कि व्हेन यू कॉल्ड मी आई वाज स्टडीइंग इंग्लिश. जब आपने मुझे फोन किया तो मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, यानी एक्शन कंटिन्यूअसली चल रहा था. फिर परफेक्ट. द परफेक्ट एस्पेक्ट इज यूज्ड टू डिस्कस कंप्लीटेड एक्शंस. इट इज फाउंड बाय कंबाइनिंग हैव विद अ पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल जिसे आप आमतौर पे थर्ड फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म के साथ हैव. हैव या हैव की कोई भी फॉर्म, वो हैज हो या हैड हो, वो इसी फॉर्म्स हैं, वो आप यूज करते हैं साथ. अब कंप्लीटेड एक्शन कैसे बताते हैं? आई हैव ईटन मील. अब क्या है कि ये स्टार्ट हुआ था, फिर कंप्लीट हो गया, फिनिश कर दिया आपने. ये एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि पास्ट सिंपल में और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है. इसको जरा अली फराहम कीजिए, इनसे शेयर कर लूँ, पूछ लेते हैं कि अगर कोई आइडिया है इनके माइंड में. जी स्टूडेंट्स, ये जरा सुनिएगा. क्वेश्चन ये है कि आई हैव ईटन मील और एक है आई एट मील. काम तो दोनों ही वो हैं जो हो चुके हैं, पुराने हैं, पास्ट के हैं. ये जो हम कहते हैं कि आई हैव ईटन मील, ये पास्ट का एक्शन बन जाता है. उर्दू में तो इसको माजी करीब कहते हैं, माजी. इंग्लिश में ये है प्रेजेंट परफेक्ट. अब जब हम ये कहते हैं आई हैव ईटन मील, आई एट मील क्यों नहीं कह देता मैं वहां पे, या जहां पे आपने कहा आई एट मील, वहां आई हैव ईटन मील क्यों नहीं कह देते, जबकि दोनों एक्शंस पास्ट में जा रहे हैं. यस, कौन बताएगा ये? यस स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग? यस, ऑन. सर ये सर जी मेरे माइंड के मुताबिक तो ये फर्ज किया मैंने सुबह को खाना खाया था, खा चुका हूँ मैं शाम को किसी को अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने खाना खा लिया, यानी कि जो रिसेंटली कंप्लीटेड वर्क है वो परफेक्ट में आ जाएगा. और खाना खाया ना जाने कब खाया, हफ्ता पहले खाया, महीना पहले खाया, वो उसके बारे में कोई एक टाइम स्पेसिफिकली नहीं है कि कब खाया था. ओके, तो ये फर्क शायद. और चले किसी और से पूछ लेते हैं. यस, एनीवन एल्स? असलान किधर चला गया आज? यस,
ये सरसलान सर क्या आइडिया सर है? मेरे माइंड में भी यही सेंस आ रही है जो भाई ने बताई है। अच्छा, याद रखें कि एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट जो है ना वो इस काम के लिए यूज नहीं होता कि जो एक्शन अभी हुआ हो। एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट को यूज किया जाता है जब हमने पास्ट के किसी एक्शन को प्रेजेंट के साथ ज्वाइन करना हो। व्हेन वी आर टू ज्वाइन सम पास्ट एक्शन विद द प्रेजेंट। अब वो पास्ट को प्रेजेंट के साथ हम ज्वाइन कैसे करते हैं? अब देखें, आपने कोई समर वेकेशन का काम स्कूल्स में मिलता था। अब वो आपने जाते जब स्कूल्स ओपन हुए सितंबर में जाके या अगस्त के एंड पे जब स्कूल्स ओपन हुए, आपने उसको चेक करवाया, लेकिन टीचर्स ने बाद में कह दिया अच्छा चलें जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया वो अक्टूबर में नवंबर में भी चेक करवा दें, कोई बात नहीं। अब नवंबर में एक बच्चे ने काम किया, उसने कहा जी कि मैंने अपना काम चेक करवाना है। अब उसने चेक करवाना है, आपसे कहता आप भी कराओ, आप कहते मैंने तो करवा दिया है, मैंने तो अपना काम चेक करवा लिया है। करवाया कब है? सितंबर में, और आप बता रहे हो उसे नवंबर में जाके यूज क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। तो रिसेंट वाली बात तो नहीं होती इसमें, ठीक है ना? इसमें पास्ट के किसी एक्शन को प्रेजेंट के साथ ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। अब देखें, अब डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट मूवमेंट्स चलती रहती हैं। अगर कहीं पे कोई सेपरेशन की, कोई अलहदगी की तहरीक चल रही हो, वो कहते हैं कोई आपको कोई चैटिंग पे, कोई कहीं पे कोई आपको दोस्त कोई फॉरेन कंट्री से, वो कहता है जी कि हमने तो अपना एक अलग कंट्री बनाना है, तो आप भी कोशिश कर लें। आप कहते हैं हमने तो बना लिया है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट आप यूज कर लें किस काम के लिए? वो 47 के काम के लिए। लेकिन क्यों कि प्रेजेंट में चूंकि कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, आपने वो पास्ट के एक्शन को प्रेजेंट के साथ जोड़ दी। हालांकि आपने पाकिस्तान तो नहीं बनाया, लेकिन आपने कहा कि हमने तो बना लिया है, आप बनाए। क्या ख्याल है? गॉट इट? जी सर। जी, ओके, देन रिमूव इट प्लीज। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है ना, जब हम कहते हैं आई हैव ईटन मील, इसका मतलब यहाँ पे यही है कि जैसे आपने दोपहर का खाना हो सकता आपने 1 बजे खाया। अब आपका कोई फ्रेंड कहता है मैं तो बहुत बिजी था, खाना नहीं खा सका, आओ भी खाना खा लें। आप कहते मैंने तो खा लिया है, हालांकि आपको कोई 4-5 घंटे होने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर जाते हैं। देन परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये फोर्थ एस्पेक्ट है। द परफेक्ट प्रोग्रेसिव कंबाइंस द परफेक्ट एंड द प्रोग्रेसिव टू रिफर टू द कंप्लीटेड पोर्शन ऑफ अ कंटिन्यूस एक्शन। अब था तो कंटिन्यूस, लेकिन कंटिन्यूस को तो हम कहते हैं परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कंटिन्यूस होते हुए भी जितना पोर्शन आपने देख लिया कंप्लीट हो गया, उसके लिए हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज करते हैं। जैसे कंप्लीटेड पोर्शन ऑफ अ कंटिन्यूस एक्शन कैसे है? आई विल हैव बीन कंपोजिंग अ पोएम सिंस लास्ट वीक, मैं पिछले हफ्ते से एक पोएम कंपोज कर रहा हूँगा। अब क्या है कि जैसे ये है कि हफ्ते के बाद वो जो आपने स्टार्ट की थी वहां जाकर कंप्लीट हो जाएगी। दो एस्पेक्ट्स आप इसमें ज्वाइन कर देते हैं, इसमें कंटिन्यूस का भी और परफेक्शन का भी। वो स्टार्ट हुई थी और चलते चलते आप इसको कंप्लीट करें। देन पर्सन्स एंड 5 फॉर्म्स। पर्सन्स जो हैं ये 3 पर्सन्स हम यूज करते हैं और वर्ब्स की 5 फॉर्म्स हमने यूज करनी है। और देखिए पर्सन क्या है? अ कैटेगरी यूज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस, possessive determiners and verb forms according to whether they indicate the speaker, first person, the addressee। addressee ये एंड पे इसके ये बुक में एस लगा हुआ है, ये एस नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे ई है। और फिर सेकंड पर्सन है, सॉरी ये सेकंड पर्सन है एड्रेसी, और थर्ड पार्टी है जिसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो ये जो 3 पर्सन हैं, जो स्पीकर है वो अपनी बात करता तो वो फर्स्ट पर्सन है बोलने वाला, और जिसको एड्रेस कर रहा है वो सेकंड पर्सन है, और थर्ड पार्टी वो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है उसके बारे में। ये जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ आमतौर पे कहा जाता है कि जो वहां मौजूद ना हो वो थर्ड पर्सन, ये जरूरी नहीं है। इसमें हो सकता है कि हम 2 लोग बातें कर रहे हैं, तीसरा यहीं पे बैठा है, हालांकि आप दूर हो, तीसरा यहाँ बैठा हो, उसके बावजूद वो थर्ड पर्सन है। अब इसमें ये ऊपर जो बात लिखी हुई है, अ कैटेगरी यूज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस। एक तो प्रोनाउंस में हम जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू वगैरह यूज करते हैं, ये प्रोनाउंस।
उसके बाद पोजेसिव डिटर्मिनर्स, वहां भी हम देखते हैं कि है तो पोजेसिव डिटर्मिनर, लेकिन प्रोनाउन तो उसमें, पर्सन तो उसमें भी आएगा। कि माय कहेंगे अगर आप, माय पोजेसिव डिटर्मिनर, आपने कहा माय बुक, ये फर्स्ट पर्सन के लिए आपने माय यूज किया। इसी तरह आप योर बुक सेकंड पर्सन के लिए, और हिज बुक ये थर्ड पर्सन के लिए। और फिर वर्ब फॉर्म्स हैं वो भी चेंज होती हैं इनकी वजह से। वो किस तरह हो जाती है कि आई के साथ आप राइट लिखते हैं, आई राइट अ लेटर, लेकिन अली राइट्स अ लेटर। इस तरह से ये जो पर्सन्स हैं वो वर्ब फॉर्म्स को भी अफेक्ट करते हैं। फिर ये डेफिनेशन के बाद, फर्स्ट पर्सन रिफर्स टू द स्पीकर हिमसेल्फ और अ ग्रुप दैट इंक्लूड्स द स्पीकर। फर्स्ट पर्सन या तो सिर्फ जो इंडिविजुअल है एक उसकी बात है, या फिर पूरा ग्रुप, वो जैसे वो वी यूज कर लेता है। अब अगर एक तो ये है कि आई एम टीचिंग यू, एक है कि वी टीच यू डेली। अब वी का क्या मतलब, मैं बाकी टीचर्स की भी बात कर रहा हूँ साथ, तो वो उस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन ही रहेगा। द फर्स्ट पर्सन ऑफ अ वर्ब इज फ्रॉम द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड यूजेस pronouns such as I, me, we and us, क्योंकि स्पीकर अपने लिए इनमें से कुछ ना कुछ यूज करता है, तो इसको हम समझते हैं स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए हैं ये सारे पर्सन्स। फिर है सेकंड पर्सन, रिफर्स टू द स्पीकर्स ऑडियंस, जिसको उसने एड्रेस करना है, जिसको एड्रेस कर रहा है वो सेकंड पर्सन है। इट इज डायरेक्टेड एट द रीडर एंड यूजेस द प्रोनाउन यू। ये जरूरी नहीं कि रीडर हो, लिसनर भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन वो राइटिंग में है आपकी या स्पीकिंग में, दोनों तरह से हो सकती है, तो दोनों को आप यू के साथ एड्रेस करते हैं। थर्ड पर्सन रिफर्स टू एवरीबॉडी और एवरीथिंग एल्स। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब कुछ जो सब थर्ड पर्सन है, उसमें क्या कुछ है, सच एज ही, हिम, शी, हर, इट, दे एंड देम। फिर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। The base form of the verb is the word that is normally found in a dictionary. अब डिक्शनरी में जब भी मीनिंग्स देखते हैं तो आप डिक्शनरी खोल के उसमें चाहें कि मैं गॉन का मीनिंग देखूं, गॉन GONE, वो आपको मेन वर्ड के तौर पे नहीं मिलेगा, वहां आपको गो ही मिलेगा। इस तरह से राइट मिलेगा, रिटर्न नहीं मिलेगा। ये तो हो सकता है राइट के आगे जाके वो आपको कहीं पे शो कर दे, लेकिन मेन एंट्री वो बेस फॉर्म की होती है। Main verbs have up to 5 main forms. अब वो बात आ गई कि 5 forms हैं, the base form and 4 other forms which are derived from the base form. एक base form होगी और 4 other than those base forms, ये 5 हो जाएंगे। The base form can be combined with the word to. ये to के साथ आप first form use कर सकते हैं, किस लिए? To form the infinitive. इन्फिनेटिव बनाने के लिए आप टू भी यूज कर लेते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है, ये आप इसको जब देखते हैं तो ये नाउन का काम कर रहा होता है, इसलिए इसको यूं समझा जाता है कि ये है तो बेसिकली वर्ब, लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्बल इसको कहा जाता है। वर्बल 3 हैं, उनकी बात करेंगे फिर, उनमें से एक इन्फिनेटिव है। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, चल रहा होगा अभी, अब प्रॉब्लम आएगा, चलेगा? ओके, यस स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज आ रही तो हैंड रेज कर दें जरा। ओके, थैंक्स। अब इसमें जो बेस फॉर्म, उसके साथ अगर आप टू लगा दें तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है, जिसको हम नाउन के तौर पे यूज करते हैं। किस तरह से? आप कहते हैं कि टू स्टडी हार्ड बिफोर द एग्जामिनेशन इज रेकमेंडेड। एग्जाम से पहले ज्यादा पढ़ना, टू स्टडी हार्ड, बहुत पढ़ना। अब ये क्या है, ये ऐसी है जिस तरह आप स्टडीइंग यूज कर जाते हैं, स्टडीइंग हार्ड, ING के साथ वो भी नाउन बनाते हैं आप। तो इस तरह से ये नाउन्स बन जाते हैं कि टू लगा के बेस फॉर्म के साथ आप नाउन्स के तौर पे नहीं यूज कर जाते। फॉर एग्जांपल, इन द सेंटेंस आई लाइक टू रीड, द फ्रेज टू रीड, द इन्फिनेटिव इज एक्टिंग एज अ नाउन। अब यहाँ पे इसने कहा कि ये टू रीड जो है ये नाउन के तौर पे एक्ट कर रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये नाउन के तौर पे एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? इसमें याद रखें, हमने कहा था कि जो ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं वो व्हाट डिमांड करते हैं, और व्हाट का आंसर कोई नाउन या प्रोनाउन ही होगा।
अब देखें आई लाइक व्हाट, एक तो है आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक हॉकी। एक तो वो जिस तरह से हॉकी या क्रिकेट आपने कहा उसी की जगह पे आपने टू रीड यूज किया। अब ये वर्ब रीड बेस फॉर्म थी, साथ आपने टू लगाया और दोनों को मिला के आपने एक नाउन बना दिया, तो ये एक नाउन के तौर पे यूज हुआ है आई लाइक टू रीड। देन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स हम उन वर्ब्स को कहते हैं जिनकी फॉर्म्स चेंज करते हैं, जिनकी फॉर्म्स चेंज हो जाएं वो सब फाइनाइट वर्ब्स, और जिनकी फॉर्म चेंज ना हो उन्हें हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब फाइनाइट वर्ब्स में रेगुलर या वीक, जो रेगुलर वर्ब्स हैं उन्हें हम वीक वर्ब्स कहते हैं। ये अभी बात हुई थी पहले भी कि जहां भी आप डी ई डी किसी के साथ ऐड कर दें वो रेगुलर वर्ब है या वीक वर्ब है, वो दोनों टर्म्स यूज हो जाती है। मोस्ट वर्ब्स आर रेगुलर, दिस मीन्स दैट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आर फॉर्म्ड in the same way from the base form, वही यानी डी ई डी लगा के verbs के साथ। The following table shows the 5 forms of the verb including the base form. Note how each of the other forms is derived from the base. अब देखिए वो base form से forms कैसे बनती हैं। Deriving forms of regular verbs from the base form, जैसे jump है, third person singular के लिए हम jumps use करते हैं, present participle के तौर पे jumping use करते हैं, और simple past tense में जंप्ड यूज करते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल वो भी जंप्ड यूज करते हैं। देन वॉक, उससे वॉक्स, वॉकिंग, वॉक्ड और फिर वॉक्ड। इन द प्रेजेंट टेंस द बेस फॉर्म इज यूज्ड इन एवरी पर्सन एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर एक एक्सेप्शनल केस है, वरना प्रेजेंट टेंस जो होता है इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट आ जाए साथ बेस फॉर्म यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं वी स्टडी, इसी तरह से यू स्टडी, टेंस प्रेजेंट का ही है, सब्जेक्ट कोई भी आप यूज कर लें, वी स्टडी, यू स्टडी, इस तरह दे स्टडी। अब इस सब के साथ आप बेस फॉर्म यूज कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर उसने कहा ये एक्सेप्शन है। क्यों? कि ये साथ एस भी ले लेता है, एस ई एस कुछ भी। आई जंप, you jump, he jumps, we jump, you jump, they jump, इन सब के साथ जंप रहा, लेकिन he के साथ हमें s ऐड करना पड़ा, he jumps। फिर the simple past tense is used in every person, और simple past tense ये हर एक कोई भी आप सब्जेक्ट चेंज कर लें उसके साथ वही वो जो डी ई डी के साथ आप जो पास्ट फॉर्म बनाते हैं वही रहती है। I jumped, you jumped, he jumped, we jumped, you jumped, they jumped. The third person singular is formed by adding the letter s to the base form. लेकिन third person singular वो s लगा के हम बनाते हैं as a slight modification to the third person singular of any verb ending in ch, o, sh, double s, x, z or double z is formed by adding es to the base form. अब एक तो बात ये थी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम जब भी वर्ब आएगा प्रेजेंट में हम एस या ई एस लगाते हैं, लेकिन ये जो है कि एस या ई एस, इसमें हमने ये देखना है कौन से वर्ड्स हैं जिनमें हम एस यूज करेंगे और कौन से हैं जिनके साथ ई एस यूज करेंगे। उसके इसने कुछ ये बताया है, इसमें एक मिस्टेक है, बहरहाल इसको हम फिर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा भी आपको बता देता हूँ कि जैसे सी एच की बात है ना, कि ये इससे पहले हाइफन लगा हुआ है, इसका मतलब पीछे कोई वर्ड है। एंड वाले लेटर्स ये हैं सी एच, ओ, एस एच, डबल एस, एक्स, जेड और डबल जेड, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? ई एस, एडिंग ई एस टू द बेस फॉर्म। लेकिन याद रखें कि सी एच में हमेशा हम ई एस यूज नहीं करते। अगर सी एच की साउंड, ये देखिए सुनना जरा ये गौर से, जैसे हम कहते हैं स्टमक, ये साउंड अगर हो तो फिर हम ई एस ऐड नहीं करते, फिर हम एस ऐड करते हैं। जैसे एस टी ओ एम ए सी एच, स्टमक, और प्लूरल इसका स्टमक्स। और इसी तरह से अगर आप इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो यहाँ पे एग्जांपल है इसमें एज अ वर्ब यूज करते हैं। स्टमक का मीनिंग होता है हजम कर जाना, आई कांट स्टमक दिस इंसल्ट, स्टमक। इसी तरह से ही यूजुअली स्टमक्स द इंसल्ट, उसकी जो इंसल्ट होती है वो उसको हजम कर जाता है, स्टमक्स।
इसमें ES नहीं है, S है। इसी तरह से ये जो रूल है ना SES का, याद रखें, ये वर्ब्स और नाउन्स के लिए सेम होता है। नाउन्स में भी ऐसे ही है, जैसे एक वर्ड है मोनक, MONARCH, मोनक। मोनक के साथ भी हम S ऐड करते हैं क्योंकि एंड पे साउंड वही मोनक, ये साउंड। लेकिन अगर ये साउंड ये हो जैसे मैच, ये साउंड होगी तो हम ES ऐड करेंगे, जैसे कैच, कैचेस, मैच, मैचेस। बाकी सबके साथ ये O में भी कुछ वेरिएशन आएगी, SH में आप ES लगाएंगे, SS में भी लगाएंगे, X में भी लगाएंगे। ये अब डिपेंड करता है कि वो इंग्लिश का अपना वर्ड हो। Z में भी, ZZ में भी, इनके साथ ES। बाकी इनकी बात इन डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। Yes, that's all from me. Now you can put any questions. Yes, Umar Abdullah, speak please. Yes. You're not audible, Umar Abdullah. आपकी आवाज नहीं आ रही। Yes, Sayyid Own Abbas. Sir, you can speak me? I'm listening. I'm listening. Yes. Yes. ये सर आपने पहले ट्रांजिटिव वर्ब में एक एग्जांपल दी थी कि लाफ जो है उसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए लाफ को। तो सर ऐसे ये कहा जाता है ही इज लाफिंग, वो हंस रहा है, तो फौरन माइंड में क्वेश्चन ही आता है क्यों हंस रहा है। ये क्यों है ना, व्हाट तो नहीं, व्हाई है ना क्वेश्चन। व्हाई हो सकता है, हाउ Yes. हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, लेकिन व्हाट नहीं है। यस हाँ जी, हमें व्हाट का अच्छा आंसर। सर, अच्छा यस व्हाट। तो जी जी, ठीक सर, ओके, थैंक यू। ओके। निमरा, यस निमरा, योर क्वेश्चन प्लीज। सर मैंने रेगुलर वर्क के बारे में पूछना था, उसका आपने सेकंड नेम बताया था, वो एक मिनट बाद दोबारा रिपीट कर दे। और दूसरा जी जी, रेगुलर वर्ब को हम वीक वर्ब कहते हैं। क्यों? रेगुलर वो है जो DED लगा के फॉर्म चेंज होती है, यानी ये इतने वीक हैं कि जो भी देखे इसको DED लगा के फॉर्म चेंज कर दे। और दूसरे हैं इरेगुलर, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। यस सर। यस सर और ना दूसरा क्वेश्चन आपने अभी स्टमक का कहा ना, वो डाइजेशन नहीं होता, डाइजेस्ट करना, हजम करना, जी, तो स्टमक भी हजम करना। हाँ जी, स्टमक भी ये एज अ वर्ब यूज होता है। स्टमक वो डाइजेस्ट है जो आप वर्ब बता रही है ना, और उससे नाउन डाइजेस्शन है, डाइजेस्शन। यस सर, तो दोनों का मतलब हजम करना ही है। हाँ जी, कोई बात नहीं, स्टमक का मतलब हो सकता है। स्टमक जो है ना, ये बहुत सारी सिचुएशन में हम इसको ऐसे भी यूज करते हैं मेटाफोरिकली, हम इसे फिगरेटिव मीनिंग में। कि देखें, जैसे मैंने अभी कहा कि इंसल्ट को हजम करना, हालांकि ये कुछ सब खाने वाली चीज है, लेकिन ये कि बर्दाश्त कर जाना, इस सेंस में भी यूज हो जाता है। यस सर। सर और ये यहाँ से ना एक्सप्लेन कर दे थोड़ा सा, ये जंप वाली एग्जांपल्स वगैरह। जी जी, वो ये था कि जब हम प्रेजेंट टेंस बनाते हैं ना, तो उसमें कोई भी सब्जेक्ट हो तो बेस फॉर्म यूज हो जाती है। जैसे जंप की एग्जांपल उसने दी, जैसे आई जंप, वी जंप, यू जंप, दे जंप, ये सब के साथ हम जंप यूज करें। लेकिन जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है तो हम एस या ES ऐड करते हैं, जैसे ही जंप्स, अली जंप्स। ये कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो फिर SES वाली फॉर्म आएगी। यस सर। स्टमक नाउन है? स्टमक नाउन भी है, वर्ब भी है। डिपेंड ऑन द सेंटेंस। यस, थैंक्स सर। द कॉन्टेक्स्ट विल टेल यू। Yes, thanks. Yes, anyone else? Arslan. Arslan Anwar. Yes, now you speak. सर ये हेल्पिंग वर्ब और सर एक्सिलरी वर्ब में सर फर्क बता दें सर। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब में ये समझे कि एक ग्रामेटिकल टर्म के तौर पे ना उसको ऑक्सिलरी कह देते हैं, और आम जो है सिर्फ समझाने के लिए उसे हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं। जी सर, ओके सर। सर मैं ओके, थैंक यू सर। यस, सैयद ओन अब्बास। ये सर, ये वीक वर्ब ने और स्ट्रॉन्ग वर्ब ने ये फर्क कैसे करेंगे? DED से, अगर DED लग जाए तो वीक है, DED नहीं लग सकता पास्ट टू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स के लिए,
तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ओके। Yes, any more questions? Okay then, thank you very much.